क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरस्पॉन्ड्स द एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको बताना था पर रेसिड्यू। एक तो अपन को बताना था 310 हेलिक्स के लिए और दूसरा बताना था 3.613 हेलिक्स। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें जो था वो 3.613 को लेके आपके दिमाग में हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपनी अल्फा हेलिक्स होती है उसमें पर टर्न 3.6 रेसिड्यूज होते हैं, तो 3.613 उसी को बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे 13 एटम रिंग वो बनती है ना। बॉन्डिंग पैटर्न आप जानते होंगे n+4 रहता है। 310 की बात करें तो यहाँ पे n+3 बॉन्डिंग पैटर्न होता है। ऐसे पाई हेलिक्स के लिए n+5 होता है। पर रेसिड्यू जो रोटेशन वैल्यूज होती है तो 3.6 जब पूरे रोटेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे 360 डिग्री से तो ये 100 डिग्री आता है। 310 के लिए 120 डिग्री आता है और पाई हेलिक्स के लिए जो रेसिड्यूज का नंबर होता है वो वेरिएबल होता है, इसलिए ये वैल्यू है वो 85 से लेके 87 डिग्री आती है। तो 310 के लिए वैल्यू अपनी होगी 120 डिग्री और 3.613 यानी कि पाई हेलिक्स के लिए होगा, सॉरी अल्फा हेलिक्स के लिए होगा 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। बॉन्डिंग पैटर्न से क्वेश्चन होते हैं, ये भी पहले पूछा गया है। पाई हेलिक्स से ये भी इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको भी कवर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है। देखो जो रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अपन नोट कर पा रहे हैं कि जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है और इसका कन्वर्जन हुआ है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो बेसिकली जब अपन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और बाद में उसका कन्वर्जन 3-फॉस्फोग्लिसरेट में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंगल से बात करेंगे तब तो रिएक्शन है वो फास्ट वाला होता है। इसका जो एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, लेकिन यहाँ पे तो कंपाउंड बना है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो हालांकि 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट भी अपन ग्लाइकोलाइसिस के जो वेरिएंट्स स्पेशली आरबीसी में अपन बात करते हैं, तो आरबीसी के अंदर 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो कि ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए काम में लिया जाता है, जो कि रैपरफोर्ड लुबरिंग साइकिल के दौरान बनता है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि वहाँ 1,3-bis फॉस्फो जो है वो 2,3 में कन्वर्ट होता है। तो एंजाइम का नाम होता है वहाँ पे म्यूटेज, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट था। तो रैपरफोर्ड लुबरिंग साइकिल वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, आरबीसी के फंक्शन के रिगार्डिंग भी होता है और 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के जो रोल हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे एंजाइमेटिक रोल था तो म्यूटेज एंजाइम ये सब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को अपन देखते हैं कि गिवन बिलो आर पेयर ऑफ सुगर्स। सुगर्स के पेयर्स आपको दिए हुए जैसे कि डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज है ना, डी राइबोज, डी राइबोलोज। ओके, देन अपन से पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनोमर। तो एक तो अपन को एनोमर बताना था एंड एपीमर, एक एपीमर बताना था। तो देखो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन पहले के पेपर्स में आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा दोनों चीज़ों को एक साथ लेके क्वेश्चन बनाया गया था। तो एनोमेरिक जो कंडीशन होती है, जो एनोमर कार्बन होता है C1 पोजीशन उसके बिहाफ पे होती है। अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो OH है वो प्लेन के नीचे होता है तो ये अल्फा एनोमर होता है, और प्लेन के ऊपर होता है तो ये बीटा एनोमर होता है। तो एनोमेरिक कंडीशन तो अल्फा एंड बीटा, जैसे यहाँ पे लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज का ये अल्फा एनोमर है और ये डी ग्लूकोज का बीटा एनोमर है। तो एनोमर तो अपना होगा सी, तो सी तो अपने पास एनोमर आ गया। देन अगला था एपीमर। तो अपन जानते हैं क्योंकि
ग्लूकोज के रेफरेंस में अपन सारा यहाँ पे कवर करते हैं। तो गैलेक्टोज जो है वो इसका C4 एपिमर होता है, मैनोस है वो इसका C2 एपिमर होता है। तो यहाँ पे गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज है ना, बी में जो लिखे हुए दे आर एपिमर्स। तो बी वाले एपिमर हैं और सी वाले हैं वो एनोमर है। बी एंड सी यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन सी एंड बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हालांकि विटामिन से क्वेश्चन था, विटामिन के क्वेश्चन कम बार ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन को इनके लिए भी अवेयर रहना चाहिए। देखो थोड़ा सा डिटेल भी मैंने यहाँ पे आपके लिए पुट की है, तो सारा कुछ अपन देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ए ट्रांजिशन मेटल आयन। तो ऐसा मेटल आयन जिसकी अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट्स हो, ऐसा कौन सा विटामिन है ना, वो अपन को बताना है। तो देखो विटामिन सी में ऐसा कुछ नहीं होता है, D3 में नहीं होता है, केवल विटामिन B12 है जिसको कि अपन कोबालमिन बोलते हैं, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट की जो कंडीशन है वो +3 से लेके +2 एंड +1 तक होती है ना, +1 से लेके +2 एंड +3 तक होती है। तो ये तो बात हो गई कि हमारा आंसर है वो तो विटामिन B12 होगा, ठीक है। वैसे विटामिन B12 है वो कोफैक्टर्स के रूप में काम आता है, बहुत सारे रिएक्शंस में कोफैक्टर्स के रूप में काम आता है। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो इसमें जैसे जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको पर्टिकुलर अपन कोरिंग रिंग के नाम से जानते हैं, तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। अब +2 कंडीशन जो होती है वो B12 की रिड्यूस कंडीशन होती है, उसको अपन B12R बोलते हैं, रिड्यूस कंडीशन। और +1 है वो सुपर रिड्यूस कंडीशन होती है, जिसको B12S बोलते हैं। तो एक तो नॉर्मल कंडीशन है +3, देन रिड्यूस +2, देन सुपर रिड्यूस +1। तो +1 2 3 मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट्स है मेटल आयन की, वो विटामिन B12 हो गया। अब बाकी को अपन देखते हैं। अगर आप विटामिन सी की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको अपन जानते हैं, और बायोलॉजिकली इसका जो एल एनेंशियोमर है वो एक्टिव होता है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जिसको कि अपन डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट या DHA के नाम से जानते हैं, वो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है ना। जो वाटर फेज है उसके अंदर एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। विटामिन D3 को अपन कोलकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ऐसे ही विटामिन D2 जो होता है उसको अपन अर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों ही कंपाउंड D3 एंड D2 ये दोनों ही लीवर के थ्रू इनका कन्वर्जन होता है, लीवर के थ्रू ये कन्वर्ट होते हैं कैल्सिडियोल के अंदर एंड एर कैल्सिडियोल के अंदर, जिनको 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल एंड 25 हाइड्रोक्सी अर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। और दोनों को ही सम्मिलित रूप से है ना, चाहे तो वो कैल्सिडियोल हो या कैल्सिडियोल हो, दोनों को अपन क्या बोलते हैं, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बोलते हैं। तो विटामिन डी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो मात्रा होती है उसकी जांच के लिए हम दोनों को ही काम में लेते हैं, D2 भी काम में लेते हैं, D3 भी काम में लेते हैं। तो इनमें कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन नहीं होता है। ऐसे ही विटामिन ई की बात करें अपन, तो विटामिन ई जिसको अपन टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, या इसमें जो टोकोट्राइइनॉल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो 4 प्रकार के टोकोफेरॉल्स होते हैं और 4 ही प्रकार के टोकोट्राइइनॉल्स होते हैं। ये फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है एंटीऑक्सीडेंट। बॉडी में 2 प्रकार के फेज सिस्टम होते हैं, एक्वस फेज जिसमें विटामिन सी काम करता है एंड लिक्विड फेज जिसमें विटामिन ई करता है। अब टोकोफेरॉल जो होता है उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। देखो यहाँ पे 3 पोजीशन होती है, R1, R2, R3। तो अल्फा के अंदर R1 पे मैथिल होता है, R2 पे मैथिल होता है, R3 पे भी मैथिल होता है। बीटा में R1 R3 पे मैथिल होता है लेकिन R2 पे हाइड्रोजन एटम होता है। गामा के अंदर R1 पे हाइड्रोजन होता है, बाकी दोनों मैथिल होते हैं। और डेल्टा के अंदर R1 R2 हाइड्रोजन और R3 पोजीशन के ऊपर मैथिल ग्रुप होता है। तो मैथिल और हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं
उनके कॉम्बिनेशन के आधार पे टोकोफेरोल भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 प्रकार के होते हैं, इसमें मेनली अपन अल्फा टोकोफेरोल की बात करते हैं। तो विटामिन के क्वेश्चन है वो कई बार होते हैं, जैसा कि यहाँ भी पूछा गया था, बट अपन थोड़ा सा डिटेल में भी इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 106 है, ये बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट सी वाले क्वेश्चन है वहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए इसको अपन देखते हैं कि गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स ऑन द सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि टीसीए की बात हो रही है, एंड यूरिया साइकिल है ना, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का साइकिल होता है बॉडी के अंदर, नाइट्रोजन को एलिमिनेट करने के काम में आता है, विच हैव शेयर्ड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। तो अपन जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं वो टीसीए के इंटरमीडिएट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब अपन को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए से लेकर डी तक, देन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स अपन को बताना है। चलिए के करके देखते हैं अपन कि ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड टू एस्पार्टेट, ठीक है। तो ऑक्जेलो का जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड के अंदर होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये अपने मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। फ्यूमेरेट जो होता है इज ए सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट, ये बिल्कुल से सही बात है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर फ्यूमेरेट है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। ऐसे आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है वो बाद में फ्यूमेरेट और आर्जिनिन में टूटता है, ये बिल्कुल सही बात है। एंजाइम होता है अपना आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम, जो उसको क्लीव करता है, तोड़ता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। देन एस्पार्टेट कंबाइंस विथ सिट्रुलिन, ये एस्पार्टिक एसिड है वो सिट्रुलिन से जुड़ता है, वेरी गुड, ये सही बात है। टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट, यस यूरिया साइकिल में ऐसा ही होता है। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता ना, ये साइटोसोल में होता है। तो रिएक्शन जो है वो साइटोसोल में प्रोसीड होती है, दैट्स व्हाई डी इज रॉन्ग। तो ए बी सी ये तीनों बिल्कुल से करेक्ट कॉम्बिनेशन अपन को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम को लेके था, क्वेश्चन नंबर 129। थोड़ा सा इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है उससे में भी आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, चीज़ों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एंजाइम काइनेटिक्स ऑब्जर्व्ड फॉर एंजाइम ई इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट इनिबिटर्स। तो दो डिफरेंट इनिबिटर्स हैं, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है ना, ईच एट टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो पी की भी दो कॉन्सेंट्रेशन है और क्यू की भी दो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। देन एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 1 वेलोसिटी दिया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है, ये वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है, ये वाई एक्सिस के ऊपर रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। तो लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बट आप उसको उस हिसाब से कैरी ऑन कीजिए। देखो पहली जो लाइन है वो तो है एंजाइम की, जो सॉलिड लाइन है, दिस वन इज फॉर एंजाइम, जहाँ पे अपन ने कोई भी इनिबिटर नहीं लिया है, ये तो उसके लिए नो इनिबिटर। तो ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, आपने वेलोसिटी को भी रेसिप्रोकल में लिया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को भी रेसिप्रोकल में लिया। तो जो लाइन वीवर ब्रग प्लॉट मेथड, जो कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट मेथड होते हैं ना, अपन उसके रिगार्डिंग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले अपन इनिबिटर पी को लेते हैं ना, इनिबिटर पी की दो कॉन्सेंट्रेशन है, P1 0.5 माइक्रोमोल एंड P2 1 माइक्रोमोल। तो ये तो अब रेड लाइन से दिया हुआ है, तो पहली रेड लाइन है दिस इज फॉर P1, दिस इज फॉर P2। जो रेड लाइन्स है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वो यहाँ पे हैं, अलग अलग हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट पॉइंट है वो इनका सेम है। एंजाइम का भी वही है, और इनिबिटर चाहे P1 P2 दोनों कॉन्सेंट्रेशन हो उनका सेम है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो अपन को 1/km को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 1/km है, तो ये -1 है, दिस इज -2, ठीक है। तो जब km प्रभावित नहीं होता है ना, क्योंकि अपन एंजाइम इनिबिशन के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, तो जब km में कोई चेंज नहीं आता है तो दैट विल बी नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। तो P तो क्या है अपना, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया।
इसके बाद में अपन क्यू को चेक करते हैं। देखो ये Q1 की लाइन है ब्लू वाली और ये Q2 की लाइन है ब्लू डैश वाली। इनके वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट तो सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट है। एक्स के ऊपर यहाँ पे तो आप मान सकते हैं कि 0.5 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो 0.5 एंड 1। तो वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट पॉइंट है वो सेम है, बट एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट पॉइंट है वो डिफरेंट है, यानी कि केएम के अंदर चेंज आ रहा है। तो वो होता है अपना कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो क्यू क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। तो ये तो अपन सबसे पहले नोट किया कि हमें क्या दिया हुआ था, वेलोसिटी है रेसिप्रोकल, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेसिप्रोकल, तो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट था ना, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको देख लिया। पी वाला है वो नॉन कम्पिटिटिव कैटेगरी का है और क्यू वाला है वो कम्पिटिटिव कैटेगरी का है। अब अपन आगे की बातों को देखते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपन को बतानी है कि क्या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगी एट विच, जहाँ पे बोथ इनहिबिटर्स यानी कि पी एंड क्यू, बोथ इनहिबिटर्स अचीव 50% इनहिबिशन। तो 50% इनहिबिशन का मतलब हो गया कि अपनी जो वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसकी आधी ही आए, क्योंकि जब एंजाइम काम कर रहा है तो बिना इनहिबिटर के काम करेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, जबकि हमें यहाँ पे 50% इनहिबिशन लेना है तो वेलोसिटी 50% कम आएगी। तो 50% वेलोसिटी अपन को हाफ वी मैक्स मिलती है ना। अब अपन इसको देखते हैं, जैसे कि अपन बात करें कि फॉर इनहिबिटर पी, तो 1/km की जो वैल्यू आई है, 1/km की वैल्यू जो आई है दैट इज -2, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे जो स्केल है उसकी वजह से होता है, बाकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/km 2 आ रहा है। क्योंकि हाफ वी मैक्स क्या होता है, हाफ वी मैक्स के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को अपन केम ही बोलते हैं, तो 1/km 2 आ रहा है। तो अपन यहाँ से नोट कर सकते हैं कि km क्या हो गया, km विल बी 0.5। ऐसे अपन Q1 के लिए बात करेंगे तो 1/km Q1 का आ रहा है, दिस इज 1, ये वाला। तो यहाँ पे km क्या हो जाएगा, km हो जाएगा 1। और Q2 के लिए जो आया था 1/km वो आया है 0.5, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे km क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया कि हमारा इनहिबिटर P के लिए km है वो 0.5, Q के लिए km है वो 1 और Q2 के लिए 2 है। अब देखो हमें ये बताना था कि ऐसे सब, क्योंकि km ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, क्योंकि km क्या होती है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जहाँ पे वेलोसिटी है वो हाफ वी मैक्स होती है, राइट। तो अब अपन को भी बताना था कि दोनों ही इनहिबिटर्स के लिए 50%, तो एग्जैक्टली हम 50% पी के लिए बताएंगे तो वो 0.5 है, Q1 के लिए बताएंगे तो 1 है, Q2 के लिए बताएंगे तो वो 2 है। तो हम एक फिगर यहाँ से नहीं बता सकते। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसमें रिमार्क ही रहने वाला है, बट क्वेश्चन अपन को डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के रूप में दिया हुआ था और इसको अपन 50% इनिबिशन का मतलब मैक्सिमम स्पीड का आधा ही आ पाएगा, 50% इनिबिशन अपन लेंगे तो आंसर है वो इसमें से हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ओके, क्वेश्चन 141 की बात करते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर मेड व्हेन ए स्मॉल लिगैंड बाइंड्स विथ नैनोमोलर एफिनिटी इन ए डीप हाइड्रोफोबिक पॉकेट ऑफ पार्टनर प्रोटीन। तो कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर कोई डीप हाइड्रोफोबिक एरिया है और यहाँ कोई लिगेंड है वो बाइंड करता है, एक छोटा सा लिगेंड यहाँ पे बाइंड करता है। लेकिन यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि नैनोमोलर एफिनिटी है, यानी कि 1 से लेके 1000 नैनोमीटर नैनोमोलर रेंज होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग नेचर के बॉन्ड्स में काउंट, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी में आता है। तो नैनोमोलर रेंज होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बात करें अपन तो ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी में काउंट करते हैं। तो कोई लिगेंड है, हाइड्रोफोबिक एरिया है
और उस हाइड्रोफोबिक एरिया में जाके वो अच्छे से जुड़ता है। इसका मतलब ये हो गया। ओके, ठीक है। अब अपन को कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें फिर अपन को ऑल करेक्ट statements that explain the net stabilization of the ligand protein complex। इसके यहाँ अच्छे से जुड़ने को लेके कौन कौन सपोर्ट करता है वो स्टेटमेंट अपन को बताने होंगे। एक ए वाले को देखते हैं कि द ligand forms a hydrogen bond with a backbone carbonyl oxygen upon binding। तो जब ये बाइंड करता है तो वहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है बैकबोन का, उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, वो कोई डिस्टरबेंस कोज नहीं करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे जो एफिनिटी है उसमें कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे एफिनिटी को बढ़ाएगा ही, स्टेबलाइजेशन को लाएगा, ये तो यहाँ पे काम कर सकता है। सेवरल नॉन पोलर ग्रुप्स इन प्रोटीन फॉर्म ए हाइड्रोफोबिक नेटवर्क। जैसे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेटवर्क अपन लिया, ड्यू टू द conformational change leading to the displacement of buried water molecules to the surface। देखो थोड़ा सा जो अपन क्लासरूम में पढ़ते हैं उसका रिवर्स करके स्टेटमेंट है। वहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन्स उनके कोर में हाइड्रोफोबिक होते हैं। अभी यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक जो एरिया को बना रहे हैं, वहाँ कोई भी अगर पानी है तो उस पानी को डिस्प्लेस करके सतह पे भेजना, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक बनाया जा रहा है। तो प्रोटीन का जो भी स्टेबलाइजेशन उससे था वो और भी बढ़ेगा। तो ये तो यहाँ पे और भी अच्छे से काम करेगा कि पानी वहाँ थर्मोडाइनमिकली नहीं होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट तो आपको ही कह रहा है स्टेटमेंट की वहाँ से हटाया जा रहा है पानी को। तो डेट इज ऑल गुड, ये तो बहुत अच्छा है। एंड थर्ड देखते हैं, ए नेगेटिवली चार्ज साइड चेन ऑफ एन अमीनो एसिड। मान लो कि कोई भी आपने एस्पार्टिक एसिड ले लिया, कि साइड चेन में नेगेटिव चार्ज है, लोकेटेड नियर द बाइंडिंग साइड, जहाँ पे लिगेंड जुड़ा है वहाँ पे, इज डीसोल्वेटेड। डीसोल्वेटेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई एनाइन जुड़ा हुआ हो, कोई पॉजिटिव चार्ज एटम जुड़ा हुआ हो, तो उसका हटना, तो वो तो उसको चार्ज क्रिएट करेगा। तो चार्ज के क्रिएशन से तो अनस्टेबलाइजेशन आएगा। तो ये तो नेगेटिव काम करेगा। ये यहाँ पे चार्ज का जो रिपल्सन है उसको बढ़ाएगा। तो वो चार्ज जब डिसॉल्वेंट करेंगे, आप हटाएंगे, अपोजिट चार्ज वाले को डिस्प्लेस करेंगे, तो गलत होगा, ये नहीं काम करेगा। द डिसोल्वेटेड साइड चेन्स ऑफ एन अमीनो एसिड, कि जो आपने हटा दी ना उसके बाद में जो चार्ज एक्सपोज हुए हैं, ऐसे साइड चेन लोकेटेड नियर द बाइंडिंग साइड डज नॉट फॉर्म ए साल्ट ब्रिज। अब मान लो कि एक माइनस वाला था, एक प्लस वाला था, आपने इनको हटाया तो एक्सपोज हुए। अब एक्सपोज हुए तो उनके बीच में चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होके इनको बंधना चाहिए था, साल्ट ब्रिज बनाना चाहिए, ताकि वो चार्ज का जो इश्यू था वो एडजस्ट हो जाए और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में ये वहाँ पे काम भी करें। तो यहाँ पे नॉट फॉर्म आया कि ये तो नहीं बनना चाहिए, जबकि अगर ये नहीं बनेगा तो चार्ज तो डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करेंगे, इसको डिस्टेबलाइज ही करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो ये था कि चार्ज है वो एक्सपोज नहीं हो, अगर एक्सपोज हैं तो वो फिर आपस में बाइंड करें, ताकि उनका जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं वो नलिफाई हो जाएं और बाइंडिंग के लिए कंट्रीब्यूशन मिले। तो बाइंडिंग में कंट्रीब्यूशन केवल ए एंड बी दे रहे हैं, तो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो ए एंड बी का ही होगा। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री यूनिट से इस पेपर में, उसके बात करते हैं अपन। ये था 142 नंबर क्वेश्चन। ए प्रोटीन विथ ए बाइंडिंग पॉकेट, लैंग्वेज बिल्कुल सेम ही रखिए। देखो, कंटेनिंग अमीनो एसिड रेसिड्यूज, एक तो एस्पार्टिक एसिड है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 4.0 है पी के वैल्यू, और हिस्टिडीन है उसका 6.5 है ना। तो 50% डिसोसिएशन को अपन पीके के नाम से पढ़ते हैं, क्लास में भी जानते हैं अपन इसको। तो हिस्टिडीन का 6.5 है और एस्पार्टिक एसिड का 4.0 है। इंटरेक्ट विथ ए लिगेंड, तो एक तो हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड, एक हो गया हिस्टिडीन, और लिगेंड से बाइंड करते हैं PS7 के ऊपर।
तो PS7 है वो 6.5 के क्लोज है, तो हिस्टिडीन है वो यहाँ पे बफरिंग देगा ना। एस्पार्टिक एसिड का तो ऑलरेडी डीप्रोटोनेशन हो चुका है, क्योंकि 4 के बाद में आप 7 पे जाएंगे तो यहाँ का प्रोटॉन है वो निकल चुका होता है, ठीक है। अब बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द लिगैंड इंक्रीजेस टेनफोल्ड, कि लिगैंड की जो बाइंडिंग है वो 10 गुना बढ़ जाती है कब, अपॉन हिस्टिडीन प्रोटोनेशन। हिस्टिडीन का प्रोटॉन अगर जुड़ा हुआ होता है उस समय पे बाइंडिंग है वो 10 गुना ज़्यादा होती है, अगर ये निकल जाता है तो 10 गुना कम हो जाती है, यानी कि बाइंडिंग के लिए हिस्टिडीन का H+ जुड़ा होना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एज्यूमिंग हिस्टिडीन प्रोटोनेशन इज द मेन contributor to the binding enhancement of the ligand। तो प्रोटीन के साथ लिगेंड जुड़ रहा है तो उसकी बाइंडिंग को अच्छे से संभालने के लिए हिस्टिडीन का जो H+ है वो जिम्मेदार है। ओके ठीक है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन, कि अब आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना हिस्सा, फ्रैक्शन का मतलब कितना परसेंटेज उसका ना, ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रोटोनेशन एंड, एक तो हो गया कि उसका कितना परसेंट प्रोटोनेटेड पोर्शन है वो, एंड चेंज इन द बाइंडिंग फ्री एनर्जी, कि बाइंडिंग फ्री एनर्जी में कितना चेंज होगा, कोरेस्पॉन्डिंग टू द एनहेंस एफिनिटी, यानी कि जो 10 गुना एफिनिटी बढ़ी है उस 10 गुना एफिनिटी को बढ़ाने के लिए कितना प्रोटोनेटेड हिस्टिडीन जिम्मेदार है और फ्री एनर्जी का कितना चेंज उसके लिए जिम्मेदार है, ये अपन को बताना था। देखो यहाँ पे आपको R की वैल्यू है वो दी हुई है, टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आप यहाँ से समझ लीजिए। एस्पार्टिक एसिड का pK 4.0 है, हिस्टिडीन का 6.5 है, और ऑलरेडी आपने जो बाइंडिंग का एनवायरनमेंट है वहाँ पे pH को 7 लिया है। ओके, तो अपन हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन अकॉर्डिंगली जानते हैं कि जो pH होगा वो क्या होगा, pK प्लस लॉग प्रोटोनेटेड कंडीशन डिवाइडेड बाय डीप्रोटोनेटेड डिवाइडेड बाय प्रोटोनेटेड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अपन को फ्रैक्शन लेना है तो हम इसको चेंज कर देते हैं ना, कि प्रोटोनेटेड डिवाइडेड डीप्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया, 10 की पावर pH माइनस 10 की पावर pKa, तो pH है वो आपका है 7.0 और pKa हिस्टिडीन का काम में लेना आपका 6.5, तो ये हो जाएगा 0.5, उसकी वैल्यू आएगी एवरेज नियर अबाउट 3.162। ये तो हो गया फ्रैक्शन इसका, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का जो अंतर है वो हो गया अपने पास। अब उससे फ्रैक्शन निकालेंगे अपन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कि प्रोटोनेटेड कितना है तो टोटल मैस कितना है, तो 1 प्रोटोनेटेड जो था वो अपन ने 1 लिया, और टोटल जैसे 1 + 3.163 अपन इसको ले लिया कि सब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आया था, तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.4240। दूसरा अपन को यहाँ पे लेना था कि बाइंडिंग जो था एनर्जी उसमें कितना चेंज हुआ, यानी कि फ्री एनर्जी में चेंज लेना था कि डेल जी इज इक्वल टू, जो अपन इक्वेशन लेते हैं, -RT log K, है ना। एफिनिटी यहाँ पे 10 गुना बढ़ी है, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हुआ है, तो एफिनिटी न्यू, यानी कि जब जुड़ गया लिगेंड उसके बाद में, और ओल्ड जब नहीं जुड़ा तो K न्यू अपॉन K ओल्ड, तो 10 गुना बढ़ा है, तो दिस इज वैल्यू क्या है 10। अब अपने इक्वेशन को अपन यूज करेंगे, -RT, एक तो लोग आपका न्यू एंड ओल्ड, तो 1.987 आपका वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू, K का वैल्यू अपन 298.15 निकाल लेंगे, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड को अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 298.15 आ गया, और K न्यू और K ओल्ड उसमें डिफरेंस कितना है 10 का, तो log 10, इसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे, देन कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा -1364 कैलोरीज, तो जो -1.3 किलो कैलोरीज है, और 0.24 आपका फ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये राइट कॉम्बिनेशन अपन को मिल जाएगा, क्योंकि जो बफरिंग है वो जो नियर बाई पीके वाला है वही दे रहा है, डिफरेंस क्या था वो अपने निकाल लिया, फ्रैक्शन है वो निकालेंगे, देन फ्री एनर्जी का डिफरेंस है वो लिगेंड के जुड़ने और लिगेंड के नहीं जुड़ने के बीच के डिफरेंस के रूप में अपन बता सकते हैं।
तो ये बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि बी एंड सी पार्ट में रहे थे दिसंबर 2025 के पेपर में, वो आपने यहाँ पे नोट किए। और नेक्स्ट जो जून एग्ज़ाम 2026 है उसके लिए हमारा जो न्यू बैच है वो भी कंटिन्यू है। 4 तारीख से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। ये बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। और इस बैच को हमने आप सभी के लिए बहुत ही नॉर्मल सी प्राइस 4999 के ऊपर लॉन्च किया है। तो आई होप कि एक बेटर प्लेटफॉर्म के रूप में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। वी वेलकम ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉर जून 2026। थैंक यू सो मच। आप रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्ड द पावरपॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या हमारी वेबसाइट www.bansiwalainstitute.com पे विजिट कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक अगेन।